दोस्तों, आज जिस दो कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, उन दो कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल नज़र आ रहा है और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको अगले कुछ सालों में। तो अब शुरू करते हैं। और पहला कंपनी का बात करें तो ये कंपनी एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही है, जिसका बहुत अच्छा अभी रन अप चल रहा है। ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टिपिकल कंपनी जो एपीआई बनाता है और जिसको एफडीए अप्रूवल चाहिए होता है यूएस से, वो सब झमेला नहीं है इसका। दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मेनली बिलोंग करती है क्रॉनिक एंड एक्यूट थेरेपी कैटेगरीज को, जैसे हो गए आपके कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटीज, विटामिन, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और गायनेकोलॉजी। तो ये बेसिकली 5 सेगमेंट मेनली है जहाँ प्रोडक्ट्स बिलोंग करती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा केपेक्स करिए, काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए, काफ़ी एक्विजिशंस करिए, तो और जिससे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मिल रहा है इस कंपनी को और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पा रही है थ्रू एक्विजिशंस। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है क्रॉनिक, कार्डियोवास्कुलर और एंटी डायबिटिक ड्रग से। और आप तो जानते हैं डायबिटिक पेशेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया में। तो दोस्तों, स्ट्राइड और यूटीएच हेल्थकेयर के प्रोडक्ट्स एक्वायर करने के बाद इसके पोर्टफोलियो में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए और वो प्रोडक्ट्स ऐड होने से इनका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो गया था, और जिसके कारण इनके काफ़ी प्रोडक्ट रेंज बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया, रिप्रेजेंटेटिव्स और बढ़ा लिए लोग ताकि वो और प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह मार्केट कर पाए। तो बेसिकली ग्रोथ स्टोरी का एंड नहीं है, ट्राई करते जा रहे एक्वायर करने को और कंपनीज उनके प्रोडक्ट्स, ताकि इनका पोर्टफोलियो बढ़ते रहे और डिपेंडेंट नहीं रहे ऑन जस्ट अ फ्यू प्रोडक्ट्स। और दोस्तों, ये कंपनी बिलीव करती है कि इसके सेल्स और रिप्रेजेंटेटिव्स वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का। इनफैक्ट इसका अट्रिशन रेट इज वेरी लो, ओनली 10%, इनफैक्ट लेस देन 10% एनुअली। इससे क्या होता है कि इसकी जो कोर टीम है वो इंटैक्ट है। तो दोस्तों, इंस्टेड ऑफ एडिंग एवरी ईयर न्यू सेल्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बहुत बड़ा खर्चा होता है कंपनी का, ये करंट लोगों को ही उनको ही बहुत सक्षम बनाते हैं, उनको जबरदस्त ट्रेनिंग देती है कि वही जबरदस्त मार्केटिंग कर पाए उनके प्रोडक्ट्स का। इनफैक्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को तो भयंकर ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको एक्स्ट्रा सैलरी देके, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देके वो ट्राई करती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग ढंग से हो। इनफैक्ट दोस्तों, एक्वायर करने के अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी किए, बहुत बड़ा प्लान बैठाए थे गुवाहाटी में, और वो अभी अच्छा खासा कैपेसिटी में चल रहा है, ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में रन कर रहा है, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी इतना ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी में कोई प्लान रन करना इज रियली गुड। दैट मीन्स इसके जो प्रॉफिट्स रेवेन्यूज वो अच्छे आ रहे हैं और फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी का इस सेक्टर में होने का। अब दोस्तों, इस कंपनी का अगर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें यानी ओपीएम का, तो अमेजिंग है। इट्स लाइक 35%, विच इज फैंटास्टिक। मतलब बहुत कंपनीज के इतना हाई ओपीएम होता है, विच इज रियली गुड। और उसके अलावा इसका जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है, विच इज अगेन अमेजिंग। एंड इनफैक्ट वही नहीं, केपेक्स करने के बाद भी इसका फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सीएफओ एंड एफसीएफ दोनों पॉजिटिव होना इज फैंटास्टिक फॉर एनी कंपनी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अगेन सोने पे सुहागा, इट्स ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। और दोस्तों, सबसे मजे की बात है कि ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स होने के बावजूद भी इसका पी इज नॉट वेरी हाई। इसका पी स्टिल 22, इनफैक्ट इसका हिस्टोरिक पी से भी कम है अभी। सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन। ऐसा नहीं कभी भी इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत आगे भाग गया और दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इस तरह, अभी भी इसमें स्कोप है, तो अभी भी आप ले सकते हो ये शेयर्स। दोस्तों, अब इस कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और इस कंपनी का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। और दोस्तों, अगर रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इसका कोई प्रोडक्ट्स नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में ऐड हो जाता है तो जो प्राइसिंग, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिलता है कंपनी को, वो प्राइसिंग फैसिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि कैप हो जाएगा प्राइसिंग में, और उस कारण से इसका प्रॉफिटेबिलिटी विल बी इंपैक्टेड। तो ये वन ऑफ द मेजर रिस्क इस कंपनी फेस करती है। इसके अलावा देखिए, कॉम्पिटिटर्स तो काफ़ी इंडस्ट्री में, ठीक, इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ी है, बट द कॉम्पिटिशन ऑल्सो क्वाइट हाई और अच्छे खासी बड़े बड़े प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में। वेल, ये कंपनी छोटा है पर इसमें एडवांटेज भी है कि फटाफट इंक्वायर कर पा रहे छोटे छोटे कंपनीज और ब्रांड्स को जल्दी वो फटाफट बढ़ा पाती है। ये एडवांटेज भी है बीइंग अ स्मॉल कंपनी। दोस्तों, अब अपने दूसरा कंपनी की तरफ चलते हैं और ये कंपनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, पर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इबुप्रोफेन इन इंडिया। इनफैक्ट इसका टोटल सेल्स का 55% इबुप्रोफेन से आता है और 27% इथाइल एसिटेट से आता है। दोनों एपीआईज है पर काफी मात्रा में इन दोनों प्रोडक्ट से इसका मेन सेल्स आता है। तो अब देख लो, 55 + 27 इज ऑलमोस्ट लाइक मोर अराउंड 80% ऑफ इट्स मेन सेल्स कम्स फ्रॉम ओनली 2 प्रोडक्ट्स। तो काफी हद तक ये दोनों प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है कंपनी में। वेल, ये दोनों प्रोडक्ट का भी डिमांड भी बहुत जबरदस्त है, इस कारण से इस कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत आसमान छू गए। इनफैक्ट दोस्तों, ये कंपनी बहुत स्मार्टली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है और इसके जो प्लांट्स है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम आते हैं, वो सब बेसिकली रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इबुप्रोफेन। So around 45% of the raw materials which is required to produce ibuprofen is actually made by the plant itself.
तो ये कंपनी का प्लांट वो प्रोड्यूस करती है, इससे इसका काफी कॉस्ट सेविंग होता है और इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्चुएशंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो दूसरे कंपनी से इसको एक्वायर करना पड़ता है। और दोस्तों ये कंपनी ने 70 मेगावाट का पावर प्लांट भी बैठा रखा है, जिसका पावर कॉस्ट सेविंग भी होता है और उसके अलावा जो स्टीम उसमें निकलता है वो भी यूज कर लेता है टू प्रोड्यूस की एसेंस यानी की स्टार्टिंग मटेरियल्स, तो इसमें भी वो काम में ले लेती है। तो हर जगह कॉस्ट सेविंग का ट्राई करती है। दिस इज अ वेरी बिग प्लस फॉर दिस कंपनी। और दोस्तों यही नहीं, इस कंपनी का प्लान है कि 2021 से 2023 तक हर साल 100 करोड़ रुपए और स्पेंड करेगी अपने एक्सपेंशन के लिए। दोस्तों अगर अब इस कंपनी का अपने फाइनेंशियल्स का बात करें, जिसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 22% रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स में, विच इज वेरी गुड। और इसका एफसीएफ इज पॉजिटिव, विच इज फैंटास्टिक। इनफैक्ट सीएफओ एंड एफसीएफ दोनों ही पॉजिटिव है। तो बेसिकली केपेक्स भी जो करी है वो अपने इंटरनल एक्रूअल से करी है और बाद में भी जो करेगी वो भी अपने इंटरनल एक्रूअल से करेगी। कोई डेट लेने को उसको धक्का नहीं पड़ेगा बाहर से। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी का। और दोस्तों अगेन सोने पे सुहागा, इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.1, लिटरली इट्स अ डेट फ्री कंपनी। दोस्तों एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी है इस समय पे कि ये कंपनी का एक्चुअली ऐसा सिचुएशन पहले नहीं था। कुछ साल पहले इस सिचुएशन इसका बहुत ही खराब था। इनफैक्ट इसका डेट इक्विटी रेशियो 2 के ऊपर चला गया था और ये कंपनी का बहुत बुरा हाल था फाइनेंशियली। इनफैक्ट कुछ बैंक से इसको डेट रिस्ट्रक्चर कराना पड़ा क्योंकि इस कंपनी पे नहीं कर पा रही थी डेट। एंड क्या कारण भी ये था कि इसके जो रॉ मटेरियल्स थे, ये जो प्रोडक्ट्स जो बना रही थी, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए थे और ये जो प्राइस जो बढ़ गया था वो पास ऑन नहीं कर पा रही थी अपना कस्टमर्स को। इस कारण से कंपनी का हाल काफी खराब था कि उस समय जब कंपनी वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, सैलरी उतने ही ले रहे थे, सैलरी में कोई कमी नहीं आई। जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे इनफैक्ट उनका सैलरी का इंक्रीमेंट ही हुआ था, कम तो हुआ ही नहीं। जनरली के जो अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो जो कंपनी बैड सिचुएशन से गुजरती है तो बहुत बार क्या वो लोग अपना सैलरी कम ले लेते हैं, इंक्रीमेंट तो सवाल ही नहीं होता है। पर आज के दिन देखा जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी काफी रीजनेबल है, इट जस्ट 4.6 करोड़। कंसिडरिंग की पीएटीज का काफी हाई है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके हिसाब से उसका परसेंटेज इज क्वाइट रीजनेबल, which is 4.6 crores of the managing director, and the joint managing director तो और भी कम है, it is just 2.88 crores। तो टोटल मिला के एक्चुअली 53 crores का सीलिंग है और इनका टोटल मिला के ऑलमोस्ट 10 करोड़ के भी नीचे आता है। बट ऑल सेड एंड डन अभी तो कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। उसका अगेन कारण है कि बिकॉज एपीआई प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा चल रही है और चाइना में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया, उस कारण से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। तो ये सब के कारण अभी कंपनी का तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बट क्या कि फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा, अगर चाइना में वापस एपीआई प्रोडक्ट्स का पूरा वहां शुरू हो जाए प्रोडक्शन तो प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा बीएसएफ जो अमेरिका में है वो उसका भी जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो बंद था, अब वो भी शुरू हो गया है, सुनते हैं रिपोर्ट्स तो ये आया है। अगर उसका प्रोडक्शन वापस शुरू होगा तो उसका किस हद तक इंपैक्ट पड़ेगा इस कंपनी को वो भी अपने को समझना होगा। तो दीज आर सम ऑफ द रिस्क आल्सो इन्वॉल्व विद दिस कंपनी। दोस्तों एक और चीज आप ध्यान जरूर दीजिएगा इस कंपनी में कि इसके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस काफी हुए हैं। दोस्तों इस केस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये हुआ कि यहाँ आयोल केमिकल्स ने कुछ माल खरीदा और बेचा फ्रॉम दोज कंपनीज जिसमें प्रोमोटर्स का स्टेक है। अब होता क्या है इसमें कि बहुत बार क्या होता है कि प्रोमोटर्स जेन्युइन है, अच्छे है तो कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। पर अगर चाहे प्रोमोटर्स तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यहाँ कैसे? वेल बहुत ईजी है, वो कोई माल खरीदेगा आयल से सस्ता में खरीद लेगा तो उसका जो कंपनी है जिसमें उसका मेन स्टेक है वो कंपनी को बेसिक प्रॉफिट होगा, पर आयल केमिकल्स को लॉस होगा और वो आयल केमिकल्स को बेच देगा ऑन एट द हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। तो उससे क्या होगा, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो आयल केमिकल्स में अपना तो नुकसान होना, पर जो छोटा कंपनी या जो कंपनी जो बेचा माल जिसमें प्रोमोटर्स का स्टेक है उस कंपनी को फायदा हो गया। तो दोनों तरफ से वो कंपनी को फायदा होता है, लेते वक्त भी और बेचते वक्त भी। ये तभी होता है जब प्रोमोटर्स इतना जेन्युइन नहीं होते और वो जो मेन कंपनी के बारे में ना सोच के अपने जो छोटा कंपनी जहां उसका मेन स्टेक है उसके बारे में सोचता है। वेल हो सकता है यहाँ ऐसा केस नहीं हो, बट अगेन जिस कंपनी में भी ये काफी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंपनी का जो ट्रांजैक्शंस है स्पेशली पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उसको ध्यान से देखा करिए, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब कंपनी का नाम बताने का टाइम आ गया है और कंपनी का नाम है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क अगेन यही है कि सिंस ये दो प्रोडक्ट से इसको सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, पर ये दो प्रोडक्ट पे सबसे बेसी डिपेंडेंट भी है कंपनी। तो अगर बाई चांस ये दो प्रोडक्ट बाद में अच्छा नहीं चलता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा कंपनी को। फिलहाल सामने तो फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सामने तो अच्छा खासा ग्रोथ स्टोरी लग रही है दोनों प्रोडक्ट्स का। तो दिखता तो ये कि कंपनी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अच्छा ही परफॉर्म करेगी और अब तो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए, 0.1 डेट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग। ऐसा नहीं कि बहुत सालों तक ऐसे चलते रहेगा। तो ये कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। वेल ट्रैक करना पड़ेगा आपको कंपनी का। जब ऐसा लगेगा कि भाई एपीआई प्रोडक्ट्स चाइना वापस पूरा फुल मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है, यूएस में बीएसएफ भी पूरा फुल प्रोडक्शन उसका शुरू हो गया, तब उसका इंपैक्ट काफी हद तक इस कंपनी को आएगा। तब आपको वहां कॉल लेना पड़ेगा, अपना रिड्यूस करना हो सकता है आपको पूरा अपना पोजीशन इस कंपनी से, वो ध्यान में रखना जरूरी है। तो ट्रैक करना जरूरी है एवरी नाउ एंड देन ये कंपनी कैसा परफॉर्म करिए, बाहर में जो प्रोडक्शन हो रहा है एपीआई प्रोडक्ट्स का वो किस लेवल तक हो रहा है, किस मात्रा तक हो रहा है, वो सब ध्यान में देना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप की इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।